नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि यूपी बोर्ड टॉपर्स को योगी सरकार का गिफ्ट 1 लाख रुपए, लैपटॉप और घर तक पक्की सड़क। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वालों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देने का ऐलान किया है। साथ ही टॉपर्स को सड़क की भी सौगात दी जाएगी। आपको बता दें कि टॉपर्स के घर तक जाने वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। जिन टॉपर्स के घर तक पक्की सड़क नहीं है, वहाँ पक्की सड़क का निर्माण भी करवाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 10वीं में 83.31% और 12वीं में 74.63% बच्चे पास हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं और आगे की परीक्षाओं में भी उनकी सफलता की ये निरंतरता इसी तरह से बनी रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा में बागपत के श्री राम SS इंटर कॉलेज की रिया जैन ने 96.67% अंक के साथ टॉप किया। वहीं 12वीं में भी इसी स्कूल के अनुराग मलिक ने 97% अंक के साथ प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से छात्रों ने बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है और उनके राज्य की सरकार इनकी हौसला अफजाई कर रही है और हमारी तरफ से भी इन छात्रों को शुभकामनाएं, जिससे आगे भविष्य में ये और तरक्की करें। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि उज्ज्वला और गृहिणी योजना में गैस कनेक्शन लेने के लिए नई शर्तें। दोस्तों, आपको बता दें कि उज्ज्वला और गृहिणी योजनाओं के तहत गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाली महिला को अब अपने दस्तावेजों के साथ परिवार के हर एक सदस्य के आधार कार्ड की प्रति भी देनी होगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऑडिट के दौरान सामने आई खामियों के बाद यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उल्लेखनीय ये है कि इससे पूर्व मात्र परिवार की महिला के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर ही गैस कनेक्शन दे दिया जाता था। आपको बता दें कि BPL और गरीब तबके की महिलाओं को धुएं और चूल्हे से निजात दिलाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑडिट के बाद खामियों को देखते हुए कॉर्पोरेशन ने रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी थी। इसमें कहा गया था कि आवेदन फॉर्म के साथ लगने वाली राशन कार्ड की प्रति में परिवार के सदस्यों का पूरा ब्यौरा उचित तरीके से नहीं होता। नतीजन परिवार के हर एक सदस्य के आधार कार्ड की प्रति भी आवेदन के साथ जमा करवाने की बात कही गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत 2 पन्नों का आवेदन पत्र भरकर नजदीकी LPG वितरण केंद्र में जमा करवाना होता है। आवेदन फॉर्म में नाम, पता, आधार नंबर, BPL प्रमाण पत्र, फोन नंबर, राशन कार्ड नंबर, जनधन या बैंक खाता भी लिखना अनिवार्य होता है। इसके अलावा प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों के साथ पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगाना जरूरी होता है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर आता है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ट्रेनें चलती रहेंगी, अफवाह में ना आए। जानते हैं पूरी खबर। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद दोबारा बहाल हुई जितनी ट्रेनों का संचालन हो रहा है वे होता ही रहेगा। इसमें जिन यात्रियों ने रिजर्वेशन कराया है वे अपनी यात्रा जारी रखेंगे। रेलवे ने उन ट्रेनों को निरस्त किया है जिन्होंने पहले से चलने वाले ट्रेनों में रिजर्वेशन कराए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे के नियमों के अनुसार कोई भी यात्री अपनी यात्रा के 4 महीने पहले रिजर्वेशन करा सकता है। महामारी काल में जितनी ट्रेनों को दोबारा चलाने का फैसला रेलवे ने लिया है और जो चल रही है वह चलती रहेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों लोग ट्रेनों को बंद करने के अफवाह में आकर रेलवे स्टेशन, आरक्षण केंद्र और ट्विटर हैंडल पर अपनी यात्रा के लिए आरक्षित सीटों वाली ट्रेनों की जानकारी लेने के लिए उमड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कानपुर सेंट्रल से होकर अभी 6 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस समेत 32 जोड़ी अन्य स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। इनमें श्रम शक्ति, पुष्पक, गोमती एक्सप्रेस, दिल्ली हावड़ा, प्रयागराज, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे से इन दिनों यात्रा करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी अफवाहों में ना आए, पहले कंफर्म करें और फिर यात्रा करें। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अमेरिका का बड़ा कदम, अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों को नहीं देगा वीजा। दोस्तों, आपको बता दें कि हांगकांग के मसले पर अमेरिका खुलकर चीन के विरोध में आ गया है। अमेरिका ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों को वीजा नहीं देने का फैसला किया है। वीजा प्रतिबंध के दायरे में उनके परिवार के सदस्य भी आ सकते हैं। यह कार्रवाई हांगकांग की स्वायत्तता, मौलिक आजादी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरोध में किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का ऐलान कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने
उन्होंने कहा कि मैं सीसीपी के मौजूदा और पूर्व पदाधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर रहा हूं, जो हांगकांग की आजादी को कम करने के लिए जिम्मेदार है, जिसकी 1984 में चीन ब्रिटेन के संयुक्त घोषणा पत्र में गारंटी दी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि पोम्पियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हांगकांग की आजादी को खत्म करने के लिए जिम्मेदार सीसीपी के पदाधिकारियों को दंडित करने का वादा किया था। आज हम उसी दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 1 जुलाई से फिर लागू होगी पेंशन योजना की ये सुविधा, खाते से कटेगा पैसा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल इस पेंशन योजना की एक खास सुविधा 1 जुलाई से दोबारा शुरू हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि असल में 1 जुलाई से इस योजना में पैसा लगाने वाले लोगों के अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएंगे, यानी कि ऑटो डेबिट हो जाएगा। आपको यहाँ बता दें कि महामारी की वजह से अप्रैल महीने में ऑटो डेबिट की सुविधा को रोक दिया गया था। आपको बता दें कि इस रोक की मियाद 30 जून से 2020 को पूरी हो रही है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान टाले गए अंशदान का योगदान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2020 के बीच में किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अहम बात यह है कि अंशधारकों को इस दौरान का ब्याज भी नहीं देना होगा। आमतौर पर ऐसी छूट मिलने पर 1% का ब्याज देना होता है। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना में निवेशक को 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। दोस्तों, क्या आपने अटल पेंशन योजना में निवेश किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब एमएसएमई को उद्योग कहा जाएगा। 1 जुलाई से ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, किसी भी कागजात की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई के क्लेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस का एक संयुक्त नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब देश भर के एमएसएमई उद्योग कहलाएंगे। यही नहीं, अब एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी कागजात की जरूरत नहीं होगी, केवल स्व घोषणा के आधार पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई भी कागज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। यह नए नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नई गाइडलाइन को लॉन्च करते हुए शुक्रवार को एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि क्लासिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और फैसिलिटेशन का नया सिस्टम काफी आसान है। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में काफी क्रांतिकारी कदम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन कदमों से साफ है कि मंत्रालय इस संकट के समय में चुनौतियों का सामना कर रही एमएसएमई के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के क्लेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का यह नया नोटिफिकेशन पुराने सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एमएसएमई मंत्रालय ने निवेश और टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई के क्लासिफिकेशन के लिए 1 जून को नए मापदंड जारी किए थे। अधिकारियों का कहना है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इनकम टैक्स और जीएसटी के सिस्टम के साथ ही इंटीग्रेटेड है। दोस्तों, खबरों को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं मौसम के ताजा हाल को। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है, वहीं बचे हुए राज्यों में जल्द ही पहुंचेगा और वहीं पे प्री मानसून बारिश भी शुरू हो गई है। लगातार उत्तर भारत में अधिकतर राज्यों में बारिश हो रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली में तो आए दिन बौछारें पड़ रही हैं, लेकिन एनसीआर के कुछ शहरों में अभी भी बारिश का इंतजार है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट ने 27 जून के लिए संपूर्ण भारत के मौसम की जानकारी साझा की है। संस्था के अनुसार आने वाले 24 घंटे कई राज्यों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। पहले ही कई इलाकों में भारी बारिश से पानी भर गया है और अभी भी उन इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड, रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, पंजाब और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में कई दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे कि गर्मी में तो राहत है, लेकिन बारिश का इंतजार अभी भी जनता को है। शुक्रवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहने के चलते सूर्यदेव बादलों के साथ लुका छिपी खेलते नजर आए। इसका असर ये हुआ कि लोगों को चिलचिलाती गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिली। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बिडेन ने कश्मीर और सीएए को लेकर दिया भारत विरोधी बयान। ये दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिका ने चीन से भारत को बचाने के लिए सेना खड़ी करने का ऐलान किया है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने कश्मीर, नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। आपको बता दें कि बिडेन ने चीन और पाकिस्तान की भाषा में कहा कि भारत के लिए जरूरी है कि वह कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए कदम उठाए। इसके अलावा उन्होंने सीएए और असम में लागू एनआरसी को भी गलत बताया। ये दोस्तों, आपको बता दें कि बिडेन की कैंपेन वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है, जिसका शीर्षक था मुस्लिम अमेरिकी समुदाय के लिए एजेंडा। इसमें कहा गया है कि सीएए और एनआरसी जैसे कदम भारतीय लोकतंत्र की बहुसंस्कृतिवाद और धर्मनिरपेक्षता की सतत परंपरा के खिलाफ है। अमेरिका
अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका ने भारत के प्रति दोस्ती दिखाई थी। दरअसल हाल में चीन की हरकतों के चलते सीमा पर सैनिकों की झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। ऐसे में अमेरिका भारत के प्रति दोस्ताना व्यवहार दिखाते हुए यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति कम करके दक्षिण एशिया में बढ़ा रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पुलों के बंद होने से नेपाल में बढ़ी है महंगाई, व्यापारियों ने शुरू कर दी है कालाबाजारी। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पुलों के बंद होने से नेपाल के दार्चुला और बेतड़ी जिलों में महंगाई बढ़ गई है। राशन और सब्जियां खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई है। वहीं लॉकडाउन का फायदा उठाकर कई व्यापारियों ने सामानों की कालाबाजारी भी शुरू कर दी है। इससे जनता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ग्राहकों को नेपाल की अपेक्षा भारतीय बाजारों से बहुत सस्ता सामान मिल जाता है। इसकी वजह से भारत की दुकानों में खूब बिक्री होती है। 22 मार्च से दोनों देशों में लॉकडाउन होने से सीमावर्ती सभी झूला पुल बंद हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसके चलते नेपाल के बाजारों में सामान 200 किलोमीटर दूर धनगढ़ी की मंडी से आ रहा है। लॉकडाउन का फायदा उठाकर नेपाल के कई व्यापारियों ने सामान की कालाबाजारी भी शुरू कर दी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि शरद पवार ने राहुल को दिखाया आईना, कहा नहीं भूल सकते 1962 चीन ने हड़पी थी जमीन। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। भारत में चीन के खिलाफ काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, जिसके बाद अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि 1962 में क्या हुआ था इसको भूल नहीं सकते। चीन ने हमारी 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि वर्तमान में चीन ने जमीन ली है या नहीं। हालांकि इस मुद्दे पर बात करते वक्त हमें इतिहास को याद रखना चाहिए। साथ ही शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी ने रोका ममता का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन, इस वर्ष नहीं होगी तृणमूल की 21 जुलाई की रैली। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की वजह से करीब 3 माह तक देश भर में सियासी गतिविधियां करीब ठप थी। हालांकि 1 जून के बाद से जब से अनलॉक 1 हुआ तो सियासी दलों ने छोटी मोटी गतिविधियां शुरू की, लेकिन बड़ी रैलियों और जुलूसों समेत सभी तरह के अन्य आयोजन बंद है। और महामारी ने मुख्यमंत्री व तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी की 21 जुलाई को होने वाली वार्षिक सबसे बड़ी रैली को रोक दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ममता 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में पिछले 25 वर्षों से मनाती आ रही हैं, परंतु इस वर्ष महामारी ने ऐसा कहर बरपाया है कि भारी भीड़ जुटाकर रैली आयोजित नहीं की जा सकती। इसका संकेत खुद तृणमूल प्रमुख ने दे दिया है। उन्होंने भाजपा और अन्य दलों की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर शुक्रवार को कहा था कि वह 21 जुलाई को लेकर त्याग कर रही हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इस महामारी काल में भी ओछी राजनीति कर रही हैं। हालांकि खबर यह है कि तृणमूल भी उनकी तरह ही वर्चुअल रैली का आयोजन कर सकती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि घबराएं नहीं, 70% महामारी के मरीजों में दवा की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ में 70% महामारी मरीज बिना लक्षण वाले हैं। इनमें से 5 से 10% को ही कुछ दवाएं देनी पड़ती है, जबकि अन्य महामारी मरीज सिर्फ हेल्दी डाइट और विटामिन सी युक्त भोजन को लेकर ठीक हो रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बचाव करने की जरूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ में अब तक कुल 1001 मरीज पाए जा चुके हैं। इनमें से 797 राजधानी के मूल निवासी हैं। सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि 70% से ज्यादा में महामारी के लक्षण नहीं मिले हैं। ऐसे मरीज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के दौरान मिले थे। ये सभी मरीज 8 से 10 दिन में ठीक हो गए और घर भेज दिए गए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर, देश से बाहर जाने की सोच रहे हैं तो यह जानना है जरूरी। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के कारण दुनिया भर में एविएशन इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, खासकर इंटरनेशनल फ्लाइट एकदम नहीं उड़ रही हैं। इस बीच डीजीसीए ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी करके अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है और ये रोक 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह पाबंदी सभी मालवाहक उड़ानों और डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से जरूरी सर्विस पर लागू नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें कि सर्कुलर में कहा गया है कि भारत आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवा 15 जुलाई 2020 की रात 11:59 तक नहीं उड़ेंगी। इससे पहले 20 जून को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का फिर से शुरू होना दूसरे देश की इजाजत पर निर्भर करेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।